सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल बीके सिंह जी से, जो थल सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सेना के विभिन्न महत्वपूर्ण मिशन में अहम भूमिका निभाई, जिनके लिए उन्हें कई मेडलों से सम्मानित भी किया गया। सेना की सेवा के बाद वो राजनीति में आए और गाजियाबाद लोकसभा सीट से भारी मतों से चुनाव जीतकर मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं और पहली बार उन्होंने अपनी जीत में रिकॉर्ड कायम किया था। उन्हें पहली बार विदेश राज्य मंत्री के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का मंत्री भी स्वतंत्र प्रभार चार्ज के साथ बनाया गया था। कोरोना काल में देश के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें सड़क परिवहन भी शामिल है। तमाम मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे। जनरल साहब, आपका हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है और आज पहली बार आपसे हम लाइव इस तरह से बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। संकट के इस काल में जिस तरीके से सरकार ने पूरी मुस्तैदी से अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे में जब आप कई बार एवैक्यूएशन के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मिशनों में आपको पिछले कार्यकाल में भेजा गया और बहुत ही सफलतापूर्वक कुछ खतरनाक मिशन में भी आपने भारतीयों को बाहर निकाला और उनको बाहर लेकर के आए। अब वंदे भारत मिशन चल रहा है। हालांकि आप विदेश मंत्रालय में नहीं हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा आप संभाल रहे हैं। कोरोना संकट के बीच मजदूरों का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी में इसे लेकर सियासत काफ़ी तेज है। इस सियासत के बारे में आपकी क्या राय है और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि मजदूरों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। उपेंद्र जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति नहीं है जी। राजनीति प्रियंका वाड्रा जी की तरफ से की गई। वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती थी और उन्होंने कहा हम 1000 बस देंगे। हमारा दिल पसीज रहा है क्योंकि मजदूर चल रहे हैं, श्रमिक अलग अलग प्रदेशों से चल के जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन प्रदेशों से ज्यादा चलकर जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, वहां से ज्यादा लोग चलकर जा रहे हैं। तो ये 1000 बस देने से पहले जी, और अपने उनके जितने भी एडवाइजर हैं उनकी बात सुनने से पहले अगर वो थोड़ा सा ध्यान देती और कहती कि राजस्थान, हम आपसे 500 बस नहीं ले रहे, आप इनको इस्तेमाल करिए, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाइए, तो शायद राजनीतिक रोटियां कुछ सिकती। लेकिन क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, उन्होंने कहा हम 1000 बस देंगे उत्तर प्रदेश को। आप हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उनकी आशा ये थी उपेंद्र जी, आशा ये थी जी कि लोग बाग कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए। और मानकर चलिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचा रही है अपने बलबूते पर, उनको ये 1000 बस की जरूरत नहीं थी। आप हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, लेकिन योगी जी ने कहा कि दे दीजिए। एक सवाल निकल के आ रहा है, उनको पता था कि ये दे नहीं सकते हैं। जी। एक हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का डेटा है कि अपने देश में करीब 20 लाख बसें हैं टोटल, सब मिला करके, रोडवेज, सरकारी, गैर सरकारी, रजिस्टर्ड। करीब 7 करोड़ लोगों को ढोने की क्षमता है, पूरे देश की बसों को जोड़ लिया जाए। और हमारे देश में करीब 19,000 से 20,000 के बीच ट्रेनों की संख्या है। आमतौर पर जो डेटा उपलब्ध है वो बताता है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एट अ टाइम ट्रेनों में सफ़र कर रहे होते हैं। कुल मिला दिया जाए बस और ट्रेन की क्षमता तो 9 करोड़ लोग जो है ढोए जा सकते हैं सारी क्षमता को जोड़ के। ऐसे में आपको नहीं लगता कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जब मजदूरों के इस तरह के हालात सामने आने लगे तो एक रिजॉल्व हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से प्रधानमंत्री के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों तक जाना चाहिए था कि अगर ऐसी बात है, सबका मन है मजदूरों को लेकर के, तो हम मदद करते हैं, हम रास्ता आपको सुझाते हैं। इस तरीके से सबको एक साथ घर भेजा जा सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार के स्टेंसेज में। उपेंद्र जी जी,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा था, सब प्रदेश जितने श्रमिक हैं उनको वेतन दें, अगर वो किराए पर रह रहे हैं तो इस चीज का यकीन करें कि कोई उनसे किराया ना मांगे जी। और कोई भूखा ना रहे। जी प्रदेशों को इस पे काम करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 दिन में मैं देख रहा हूं अचानक पलायन शुरू हो गया। फोटो तो बड़ी अच्छी खींच के ला रहा है मीडिया, वो जो पैदल चल रहे हैं, उन प्रदेश के लोगों से जो सत्ताएं हैं वहां पर, उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? कि आपके पास गाड़ी नहीं थी? मैंने ये जितनी आप बसें बता रहे हैं सब प्रदेशों के नीचे हैं। जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है जिसने मजदूरों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और हमने जितने प्रोग्राम किए किसी चैनल ने मजदूरों के मुद्दे को इतना प्रमुखता से नहीं उठाया है। और महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों से, मुख्यमंत्री को छोड़ करके, क्योंकि मुख्यमंत्री तो किसी हॉस्पिटल में गए ही नहीं देखने कोरोना पॉजिटिव लोगों को, मरीजों को, वो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। और उनके ही एक मंत्री ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए हम सब ने एडवाइस किया है कि वो घर पे ही रहें, कहीं उनको इन्फेक्शन न लग जाए। तो मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन 4 में तमाम रियायतें दी गई, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। क्या इस बारे में जल्द ही कोई गाइडलाइन जारी की जा सकती है क्या? उपेंद्र जी, स्थिति बहुत स्पष्ट थी। जी देखिए, अभी वायरस का संक्रमण गया नहीं है। बिल्कुल। हर एक चीज को अलग अलग तरीके से कदमवार रखा गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह कहा गया था कि थोड़ा रुकिए, क्योंकि इसमें संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए इसको थोड़ा देर में खोलेंगे। आपने जितनी नफरी बताई, इतने लोग जा सकते हैं। हमारे यहां जो ट्रेन लग रही हैं, अगर उसके अंदर हम व्यक्तिगत फासला रखकर लोगों को बैठाते हैं, सिर्फ 1,500 लोग आते हैं एक ट्रेन में। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किया जाए और तो जी। हमारे, हाँ जी, तो इसी तरह से बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, कम लोग आते हैं। लेकिन किसी भी प्रदेश को केंद्र ने यह नहीं मना किया कि आप अगर जरूरत पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए, उसके मानकों का उपयोग करते हुए आप लोगों को ले जा सकते हैं। अगर वो पूछते, अगर राजस्थान से पूछते कि जी हमारे यहां लोग बाग पैदल चल रहे हैं, हम उनको ले जाना चाहते हैं, पर मूल सवाल जो मेरे मन में ये है और मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूं, पलायन क्यों हुआ? ऐसी क्या स्थिति आई कि पलायन करना पड़ गया? पलायन, गाजियाबाद से पलायन नहीं हुआ। गाजियाबाद के अंदर हमारे जितने भी श्रमिक थे, हमने कहा हम खाना देंगे आपको, आप बैठिए, चाहे आपको पका खाना मिले, चाहे आपको राशन मिले, हम नहीं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर उत्सुकता थी, क्योंकि चारों तरफ ये कुछ हो रहा है। जनरल साहब, कल जो गाजियाबाद में भीड़ इकट्ठा हुई, वो कहां से लोग आए थे? कल गाजियाबाद काफी सुर्खियों में था। सब बाहर से थे, सब बाहर। दिल्ली। देखिए, ऐसा है कि शुरू के दिनों में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था जी एक दिल्ली के अंदर अफवाह हुई, जी, गाजियाबाद चले जाओ, वहां से बसें जा रही घर हैं। चले जाओगे। बहुत लोगों को गाड़ियां अनाउंस करती हुई देखी गई, गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद जाओ। अब ये सरकार थी कि उनके कार्यकर्ता थे, दिल्ली सरकार के कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन डीटीसी की बसें उनको गाजियाबाद के आनंद विहार तक लाकर छोड़ जाती हैं कि यहां से पैदल चले जाओ। 3-4 दिन आपने तब भी जमघट देखा होगा। बिल्कुल, आनंद विहार का अब भी किस्सा वही हाल सबसे, है। बिल्कुल। 2014 कल हमने 15,000 लोगों को भेजा, जी, परसों हमने 14,000 लोगों को भेजा, उससे पहले हमने 10 को भेजा। इसी तरीके से हम जो आ रहा है उसको हम भेज रहे हैं, उसको खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो संतुष्टि के साथ जाएं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सेवा भारती के कार्यकर्ता उनको जिसको नंगे पांव उसको चप्पल भी देते हैं।
बिल्कुल, मैंने सुना, इन बातों को मैंने सुना और देखा भी कुछ सोशल मीडिया पर फुटेज में। कई जगहों पर जूते चप्पल भी रखे गए कि जो मजदूर आ रहे हैं जिनके पैरों में छाले हैं वो पहने। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया कि पलायन क्यों हो रहा है, ये सवाल जनरल साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि पलायन हो क्यों रहा है। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज है जी। देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र की तरफ देखता हूं, बंबई से पलायन को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि भूमाफिया इसमें एक्टिव होगा जी। कि भाई जगह खाली हो हम उसको ऑक्यूपाई कर लें। दूसरा, एक अफवाह फैला दी जाती है, यार भेजो ना इनको यहां से, हमको क्या कहते हैं, हमको खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, हमको किराया इनसे क्या कहते हैं, हमारा जो ये नहीं दे रहे हैं वो बच जाएगा। ठीक है, तो कई प्रदेशों के अंदर ये फैलाई गई है चीजें। जनरल साहब एक बड़ा मानवीय सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप गरीबों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं और उम्र के तीसरे पड़ाव में आप आंदोलन से निकले हुए आदमी हैं। जब चुनाव आता है, रैलियां होती हैं, तो लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बसें आ जाती हैं, रिसोर्सेज आ जाते हैं, संसाधन आ जाते हैं। उसी मुंबई शहर का जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जो मैदान है, MMRDA ग्राउंड है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। मुंबई के जो गरीब मजदूर हैं इनको, या और पुणे में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में भी है, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं जब कोई आपदा आती है, या जब स्वयं मजदूरों से या वोटरों से कोई स्वार्थ नहीं रह जाता लीडरशिप वाले लोगों का, तो उनको ऐसे हालात में क्यों नहीं आगे निकल के लोग आते हैं और अपना हाथ देते हैं और काम करते हुए दिखते हैं। बहुत मुश्किल से बमुश्किल लोग दिखते हैं, इतना खुदगर्ज हम क्यों हो जाते हैं? ख्याल से सब लोग करते हैं, हमारे यहाँ कोशिश हो रही है, मैं सब जगह देख रहा हूं, सब जनप्रतिनिधि घूम के इस चीज का आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है, काम शुरू होने वाला है, आप यहीं पर रुकिए, अब दोबारा जब तक आप आओगे तो आपका काम चला जाएगा। लेकिन कई जगह पर मैंने ये निष्ठुरता जरूर देखी, कई प्रदेशों में जी, भगा दो। और एक पता नहीं कहां से अंडरग्राउंड एक क्या चाल चली गई है कि उनके अंदर फैला दिया गया कि भाई यहां पे मत रहो, अपने घर जाओ, यहां पे पता नहीं कब तक बंद रहोगे, खाना पीना बंद हो जाएगा। अब जब किसी गरीब को आप ऐसा बोलते हो, वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है उसका दिल टूटेगा, मन टूटेगा। वो टेलीफोनों पे बात करता है, जो मुंबई वाला वो सूरत से बात करता है, अरे भैया यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, चलो। तो लोग बाग फिर उतावले हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी अगला सवाल ले रहा हूं, जिसमें प्रदेश की सरकारों को बहुत काम करने की आवश्यकता थी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि प्रदेश सरकारों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और जिस साफ मन से मजदूरों के लिए सामने आना चाहिए था, क्योंकि मजदूर हर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान अदा करते रहे हैं और अदा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे हालात में छोड़ दिया गया। सबका मन उनकी दशा को देख के कहीं ना कहीं दुखी है। 2014 में जब आप पहली बार सांसद बने तो आम लोगों को उम्मीद थी कि आपको रक्षा मंत्रालय जैसा पदभार मिल सकता है, लेकिन आपको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। इस फैसले के पीछे इंटरनेशनल फेलोज हॉल ऑफ फेम में अंतर्राष्ट्रीय अध्येता के रूप में आपका पहला भारतीय सेना अधिकारी होना था, या कुछ और कारण था? उपेंद्र जी, अभी बात कर रहे हैं हम श्रमिकों की। मैं एक चीज आपके साथ कहना चाहूंगा जी। अगर श्रमिकों को कैसे देखभाल की जाती है, उत्तर प्रदेश उसका एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। इसमें जितने लोगों को गाड़ियों से, जितने लोगों को जनपदों में उनके घरों तक पहुंचाया गया है, जिस तरीके से उनकी देखभाल की है, मेरे ख्याल से और कहीं नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल। और बाकी देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी टीम के अंदर टीम का जो कैप्टन होता है वो इस चीज का चुनाव करता है कि कौन कहां पर खेलेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के मंत्री के स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में आपने कार्यभार संभाला। उन राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना का कहर बहुत मामूली रूप से अपना असर दिखा पाया और वहां पर
आम तौर पे जिंदगी सामान्य है और लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर कोरोना फैल नहीं पाया। इस संक्रमण को उत्तर पूर्वी के सभी राज्य रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। आप चूंकि वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ के लोगों से लगातार मंत्रालय देखने के कारण टच में रहे, आप क्या समझते हैं कि क्या वजहें रही होंगी? वहाँ का वातावरण, मौसम या कुछ और? नहीं, देखिए, 2-3 कारण है। पहली चीज, हमारे यहाँ संक्रमण कैसे फैला? जी। कुछ लोग बाहर से आए, संक्रमित होकर आए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दुकानों में गए, मॉल में गए, इधर उधर गए, संक्रमण फैलने लगा। और ये ज्यादातर शहरी इलाकों में था। इसी तरीके से असम ले लीजिए या और कहीं ले लीजिए, शुरू के जो 1-2 केस निकले, वो इसी तरह निकले। उसके बाद एक दौर आया जबकि तबलीगी जमात के लोग चारों तरफ फैले, उसका बहुत असर पड़ा। बिल्कुल, जहां जहां गए वहां कोरोना फैला, उसका असर पड़ा। बिल्कुल असर पड़ा। हाँ जी, उत्तर पूर्व में भी पड़ा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी जगह पे नहीं गए उत्तर पूर्व के अंदर, वो यहीं पे घूमते रहे, और इसीलिए उत्तर पूर्व के अंदर संक्रमण बाकी प्रदेशों की बनिस्बत कम हुआ है। एक और सवाल है सर, और वहां पर ज्यादातर, सर एक और सवाल ले रहा हूं, ज्यादातर ग्रामीण इलाका है। बिल्कुल, एक और सवाल उत्तर पूर्व से ही ले रहा हूं। आम तौर पर देखा गया है कि मणिपुर से, त्रिपुरा से, नागालैंड से, मेघालय से, इस तरह इन शहरों से, इन प्रदेशों से आए हुए जो बच्चे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम करते हैं, उनके काम की, उनकी शैली की, उनके अनुशासन की मैंने हर जगह बहुत तारीफ होते हुए देखा है। इतनी तमीज उधर के बच्चों में, उधर के लोगों में, और इतना अनुशासन कैसे आता है? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो रहते हैं, एक अपने कबीले के अंदर, गांव के अंदर, जो गांव बूढ़ा होता है प्रधान, उसका बड़ा प्रभाव होता है। हमारे यहाँ तो प्रधान को लोग गोली भी मार देते हैं। तो थोड़ा सा कल्चर के अंदर फर्क है, और इसलिए आप देखेंगे कि वहां पर सहृदयता लोगों के अंदर ज्यादा है, इसलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक शैली है, एक वहां पे रहने, और ये बहुत से लोग नहीं समझते। जब तक आप वहां पर जाकर देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बात। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है तो एक और सवाल लेता हूं। उत्तर पूर्वी राज्यों में उद्योग, धंधों और रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। इसकी एक वजह है कि देश के सुदूर हिस्सों तक आवागमन की कमी है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री के रूप में इस कमी को दूर करने के लिए कितना काम हुआ है इन 6 सालों में? मोदी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज 1 साल पूरे हुए हैं। बहुत बहुत काम हुआ उपेंद्र जी। बहुत चीजें जो रुकी पड़ी थी वो शुरू हो गई। बहुत से हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जिनके ऊपर पहले बहुत धीमी गति से काम चल रहा था, तेज गति से काम चल रहा है। रेलवे लाइन कैसे इम्फाल तक पहुंचे और उसके आगे जाए, उस पर काम चल रहा है। इसी तरह से सिक्किम की तरफ काम चल रहा है। सब तरीके से कोशिश की जा रही है कि हमारे उत्तर पूर्व का या पूर्वोत्तर का विकास हो। बिल्कुल। और पूर्वोत्तर की खासियत है कि पूर्वोत्तर चाहे इंडस्ट्री कम हो, लेकिन वहां पर जैविक, ऑर्गेनिक खाद्यान्न का बहुत बड़ा एक भंडार है, और पूरे दुनिया के लिए हमारा उत्तर पूर्व ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। जनरल साहब, चूंकि हम मजदूरों, श्रमिकों की बात कर रहे थे, एक सवाल फिर मैं उनसे जुड़ा हुआ लेना चाह रहा हूं। देश के तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर लाखों, या यूं कह सकते हैं कि अभी तक करोड़ों मजदूर सड़कों को नापते हुए जा चुके हैं। ये हो सकता था कि तमाम जो टोल बूथ हैं, एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता था कि पर्टिकुलर एक जगह पे मजदूरों को बसों के द्वारा, संसाधन के द्वारा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा चीज़ों को डिमार्क करके उनको वहाँ से रोक करके राज्य सरकारों को अलर्ट किया जा सकता था, या केंद्र सरकार भी कोई न कोई व्यवस्था कर सकती थी। आप नहीं मानते हैं कि जो मजदूर सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ दिए? एक भी प्रधानमंत्री ने जब संपूर्ण लॉकडाउन किया था तो कहा था उन्होंने कि देश को आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन
एक जान भी मेरे लिए बहुत कीमती है, और जान है तो जहान है। ऐसे में बहुत सारे मजदूर सड़क पर चलते हुए दम तोड़ दिए, बीमारी से रास्ते में तबीयत खराब हुई, वो मर गए। कई सोशल मीडिया पर हृदय विदारक वीडियोस देख के मन रो उठा कि एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए रो रही है और वो कह रही है कि 2-3 दिन से खाना नहीं मिला और तबीयत खराब हुई, मेरा बच्चा चल बसा। तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजमार्गों का इतना शानदार नेटवर्क है और मोदी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इतना बढ़िया काम हुआ है, इस काम की तारीफ चारों ओर हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस नेटवर्क का मजदूरों को मदद करने की दिशा में भी बहुत अच्छा इंतजाम हो सकता था, और पर्टिकुलर एक जगह पे उनको डिमार्क करके रोका जा सकता था, या उनको कोई ना कोई मदद अलग तरीके से पहुंचाई जा सकती थी खाने पीने की राष्ट्रीय राजमार्गों पर। लॉकडाउन के कारण जो ढाबे थे, जो चीज़ें थी, वो बंद रहे, इसके कारण भी बहुत सारे लोगों को बहुत असुविधाएं हुई। अभी भी बहुत सारे मजदूर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हुए जा रहे हैं। किसी एक शायर ने कहा कि ऐ सड़क तुझे अपनी लंबाई पे बड़ा गुमान था, लेकिन हजारों मजदूर देख तुझे नापते चले गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, कवियों के मन में, सोशल थिंकर के मन में, हम पत्रकारों के मन में, आप जनप्रतिनिधियों के मन में बात तो है, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं मजदूरों की पीड़ा को लेके। उपेंद्र जी, ऐसा है, शुरू के अंदर जो श्रमिक गए जी, उनको जब दूर टॉल दिखाई देता था उसको अवॉइड करते थे। उन्होंने सोचा हमको यहाँ पे रोक देंगे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, हमको कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि वो बिना किसी से पूछे चले जा रहे थे। इसीलिए बहुत से लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर गए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, वहां तो ट्रक तो चल रहे हैं लेकिन रेलगाड़ियां नहीं चल रही है, तो हम इसी पे चलते हैं। हमारे हर टॉल को निर्देश था, जिसको खाना अगर जरूरत पड़ती है उसको खाना दे दो, लेकिन उन टॉल्स को जितने भी श्रमिक चल रहे थे वो टॉल्स को अवॉइड कर रहे थे। वो गांव में घुस जाएंगे, गांव में से निकलते हुए चले जाएंगे और सड़क के नीचे उतर के दूर रास्ता पकड़ के, बिल्कुल दूर। और गांव, जिस गांव में जाते थे वो गांव मदद करता था, ऐसी नहीं कि गांव मदद नहीं कर रहा था, सब जगह मदद हुई है। लेकिन जब आप बिना सोचे, बिना कुछ, सिर्फ ये सोच के चल पड़ो कि पहुंचना है, अगर गाड़ी नहीं चल रही तो मैं पैदल जाऊंगा, मैं स्कूटर पे जाऊंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं रिक्शा कर लूंगा, तो ये सिर्फ इसलिए हुआ कि इन श्रमिकों को यह था कि पता नहीं हमको यहां पे रोक के कब तक रखेंगे। बिल्कुल। और इस मामले में हर प्रदेश सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए था कि उनको बताती, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारें ऐसी थी जो बड़ी खुश थी, अरे जाओ, निकल जाओ यहां से उत्तर प्रदेश के, अगर तुमको गाजियाबाद जाना ना, सड़क से क्यों जा रहे हो, दूसरी तरफ से जाओ, वहां से खोड़ा आएगा, खोड़ा से मक्खनपुर चले जाना, फिर नेशनल हाईवे 24 आ जाएगी। ये भी हुआ है। तो ये बहुत, इसका आसान कोई वो नहीं है। बिल्कुल, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है, बिल्कुल आप सही बात करें। और आपदा भी पहली बार आई है, इसका अंदाजा भी किसी को पक्का नहीं था। आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। आपने ट्रकों की बात की। इस पूरे संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान इसेंशियल सर्विसेज को बहाल रखने के लिए कितने ट्रक जो थे खड़े थे और कितने ट्रक जो है ऑपरेशनल थे? सर, कितने ट्रक जो है सड़कों पर चल रहे थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग जानना भी चाहेंगे कि इस दौरान 55-56 दिन के दौरान कितने ट्रक जो थे चलाए गए और कितने ट्रक जो है खड़े रहे, क्योंकि कुछ ट्रक तो जाहिर सी बात है खड़े रहे होंगे, कुछ जो है सेवा में लगातार काम करते रहे होंगे पूरे देश भर में। देखिए, ऐसा मैं एक अंदाजे से आपको बता सकता हूं प्रतिशत के तौर पर जी। इसेंशियल सर्विसेज के लिए तकरीबन 35% के करीब ट्रक चले होंगे जी। और इसीलिए उसके बाद हमने जब लॉकडाउन फेज 2 जब शुरू हुआ तो, और फेज 3 के आसपास हमने कहा कि नॉन इसेंशियल्स के लिए भी ट्रकों को चलने दें। फिर भी तकरीबन 45% के करीब ट्रक नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ट्रकों की आवाजाही के लिए आपको एक सामान तो चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। इसीलिए आपने देखा होगा कि तीसरे लॉकडाउन जब शुरू हुआ, उसके अंदर पोर्ट, वेयर हाउस, बाकी चीजें जो है उनको इजाजत दी गई ताकि वहां से ये काम हो सके। और
कैसे आसान हो जाए ड्राइवरों को अपने ट्रक तक आने का काम, कैसे जो मालिक हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज के वो कैसे ड्राइवर्स को रखें, ये सब हिदायत दी गई। और इसके ऊपर एक पूरे समय बहुत प्रगतिशील तरीके से हमारे मंत्रालय की निगाह थी, सब ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ हमारा संपर्क था, सब प्रदेशों के साथ बातचीत होती थी कि क्या क्या खोला जाए, क्या क्या ना खोला जाए, टोल कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, अगर वहां पे जाते हैं तो कैसे सैनिटाइजेशन होगा, कितने ढाबे खोलने चाहिए, ये सब प्रदेशों के साथ बातचीत करके रखा गया। जनरल साहब, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, उसको याद करते हुए मुझे थोड़ा हंसी भी आ रही है। जो ये 1000 बसों की पॉलिटिक्स हुई यूपी और की सरकार और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा के बीच। ये यूपी की पॉलिटिक्स नहीं है, यूपी की पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है, एक ही व्यक्ति की पॉलिटिक्स है। मेरा ये कहना है कि उसमें से 69 बसों को कुछ ही घंटों में आप लोगों ने पता करके बता दिया कि स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, एम्बुलेंस है। तो जो ये ग्रिड हमारे मंत्रालय का ऐप है, ये आप भी उसको डाउनलोड कर लीजिए। वही मैं ऐप है, उसमें सब कुछ है। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो ग्रिड तैयार करने के बारे में मोदी सरकार पार्ट 1 में बात हो रही थी कि पूरे कंट्री के जितने व्हीकल्स हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन जानकारी का डेटा, वो ग्रिड हम तैयार करेंगे, तो क्या वो ग्रिड तैयार हो गया है? देखिए, आज जो भी गाड़ी रजिस्टर होती है जी, नंबर के साथ, आदमी के साथ, उसके टेलीफोन नंबर के साथ, सारा का सारा वाहन में जाता है। यानी अगर आपका चालान आता है जी, आपको टेलीफोन जो आता है वो टेलीफोन नंबर वो है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया। तो चीजों को बहुत अच्छा किया गया है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी डिजिटाइजेशन और दूसरी चीजों को सुलभ करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता। बिल्कुल। एक दूसरा सवाल, जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था कि यूपी का आदमी कहीं केरल में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है और जो है केरल का आदमी राजस्थान में आकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, उसकी एथेंटिसिटी नहीं होती है। एक आदमी के पास कई स्टेटों के ड्राइविंग लाइसेंस कई बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मिले। तो इसके लिए भी एक प्राविधान था कि जो है पूरे कंट्री के जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनको एक ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि पुलिस कहीं भी वेरीफाई करे कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके, देखा जा सके, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उसे जोड़ा जा सके। काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। क्या लगता है सर, कितना जल्दी तैयार हो जाएगा? क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। साल के अंत तक हम इस हालत में होंगे कि ये अभी भी ज्यादातर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है बिल्कुल हमारे डेटा के अंदर। और ये सारी चीजें ऐसी कर दी है कि सुलभ हो। कोरोना काल में सड़क परिवहन को लेकर के कई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। मंत्रालय की आगे की क्या गाइडलाइंस होगी? जरूरी वस्तुओं के अलावा बाकी परिवहन व्यवस्था भी ठप है, वाहन मालिक और चालक भी संकट का सामना कर रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग है? किस तरह से सड़क परिवहन को खोलने का विचार बन रहा है? उपेंद्र जी, ऐसा है कि कोई भी जो फैसला है एक अकेला मंत्रालय नहीं लेता है जी। सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं, अलग अलग इसके लिए ग्रुप बने हुए हैं। लॉजिस्टिक्स का एक अलग ग्रुप है, वो लोग बातचीत करेंगे, इसके ऊपर बाकी प्रदेशों से इसके ऊपर सलाह मशविरा होगा और एक अच्छे निष्कर्ष के ऊपर करने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है उसको प्रोमुलगेट करेगी, उसको लागू करेगी। तो मानकर चलिए कि इसके इन चीजों के अंदर बहुत आपस में मिलकर काम हो रहा ताकि सबको राय जो है इसके अंदर आ सके। वाहनों की परमिट वैधता और बाकी कागजातों को लेकर मंत्रालय आगे किस तरह की गाइडलाइन बनाने पर विचार कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे वाहन जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि कागज ही फर्जी है, पता चलता है कि इस स्टेट का कागज है, दूसरे स्टेट में वही वाहन उसी नंबर पर रजिस्टर्ड है। इसको लेकर के भी एक पॉलिसी आपके मंत्रालय में बन रही थी। देखिए ये जो हमारा जो वाहन ऐप बना है वो इसी चीज को दूर करने के लिए। आज हमारे पास लिस्ट आती है, हम उसमें से खटाखट आपको बता देते हैं कि ये तिपहिया वाहन है, ये बस नहीं है, ये दुपहिया वाहन है, ये बस नहीं है।
ये छोटा ट्रक है, ये बस नहीं है। ये वाहन के अंदर सारी चीजें दी गई हैं बिल्कुल। हमारे ऐप के अंदर, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसी तरीके से एकत्रित की जा रही है। और सबके सब आप देखेंगे कि साल के अंत तक इतना डिजिटाइजेशन हो जाएगा कि आपको हर तरीके से सुविधा मिलेगी। एक एक बात आपके बारे में हमेशा से मेरा मन रहा है पूछने का, आपको अभिनय का भी शौक रहा है। सेना में रहते हुए आप नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार में गेस्ट अपीयरेंस में थे। इस शौक को आप कैसे पूरा करते हैं, या ये शौक अभी पूरा नहीं हुआ, इसे और पूरा करेंगे? वो एक अलग चीज थी। अभी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला है जनता के लिए, तो बाकी सब चीजें पीछे अलग हो गई हैं। प्रहार फिल्म में नाना पाटेकर ने कहा था कि हमें आज़ादी बहुत सस्ती में मिल गई है, देश के हर नागरिक को अपने जीवन का कुछ साल सेना में देना चाहिए, तब हमें अपनी आज़ादी के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है या सच्चा भाव है वो प्रकट होकर आएगा और देश के प्रति वो राष्ट्र भाव जुड़ेगा। जब नाना पाटेकर को कोर्ट में पेश किया गया था उस फिल्म में, क्या आप मानते हैं कि हर नागरिक को अपने देश के लिए जो सेना में कुछ वक्त बिताना चाहिए, देना चाहिए, जैसे इजराइल में मैंडेटरी है? उपेंद्र जी, ऐसा है कि जिस दिन हर नागरिक को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान होगा जी। देश के लिए, जो सिर्फ मांगने के ऊपर नहीं, लेकिन मैंने करना क्या है अपने देश के लिए, उस दिन के उसको अच्छा नागरिक बनने के लिए सिर्फ वही चाहिए। वो देश के लिए काम करेगा, वो देश की जरूरत समझेगा और अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोचेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में आपने लिखा था कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती के खिलाफ आवाज उठाना उनको रास नहीं आया था। अब आपकी पार्टी की सरकार है, अब ये कदम क्या उठाना जरूरी आप समझते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स उसको बखूबी निभा रही है? देखिए, गृह मंत्रालय ने बहुत सोच समझकर इसके लिए एक कूटनीति बनाई है और उसके ऊपर चल रहे हैं। और आप अगर देखेंगे कि पिछले 6 साल में काफी फर्क आया है। बिल्कुल। जहां तक उपद्रवी होते हैं, जहां तक वो कुछ ना कुछ करने के लिए उनको 365 दिन एक दिन मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आशा है कि जिस तरीके से अब कंट्रोल रखा गया है, जिस तरीके से इलाकों का विकास हुआ है, उससे नक्सलवाद जल्दी खत्म होगा। पहले आप कमांडो थे, फिर आप जनरल और बाद में थल सेनाध्यक्ष तक पद पर पहुंचने वाले पहले कमांडो विंग से पहले व्यक्ति आप रहे। 42 साल तक सेना की सेवा की, बाद में आप अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े और अब भारतीय जनता पार्टी के अहम नेता और केंद्र सरकार में 2 बार से मंत्री हैं। इतनी सारी भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका आपको सबसे ज़्यादा याद आती है और उस भूमिका में आप अपने को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? उपेंद्र जी, हर भूमिका का अपना अपना वक्त, एक अलग रंग है जी। उसके अलग अलग उसके अंदर काम करने के लिए तरीका है। तो जहां पर आप हैं, अगर आप उसको अच्छा कर सकें तो वो अपने आप के अंदर यादगार बन जाता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, अब आप आर्मी में रहे, सेना में रहे, सेना का अनुशासन सबसे ज़्यादा अहम होता है, सर्वोच्च होता है। 42 साल तक आपने सेवा दी, बाद में राजनीति में आए, तो 42 साल तक जाहिर सी बात है जो अनुशासन में आप जिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चुप्पी और आपके अनुशासन के दौरान जो आप कह नहीं पाए, जो प्रकट नहीं कर पाए, उसकी अभिव्यक्ति है आपके सेना से हटने के बाद का ये जीवन काल? देखिए, ऐसा नहीं है, तो अनुशासन हमेशा रहता है जी। और आप अगर इस चीज को सोचकर चलें कि मैंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है, तो आप हमेशा अनुशासन में रहेंगे। बिल्कुल। मैं जिस पद पर था उससे मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में आने की आवश्यकता नहीं थी। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में इसलिए आया कि मुझे समाज के लिए कुछ काम करना था। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्ष में गाजियाबाद बदला है। बिल्कुल।
अगले कुछ वर्षों के अंदर गाजियाबाद और बदलेगा, और ये मेरे लिए प्रसन्नता की क्षण है। जनरल साहब, आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत ही बेबाकी से बात की। तो आप सभी ने देखा कि जनरल वीके सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे। उनके बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो ये एहसास कराते रहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि जो कुर्सी दी गई है वो उनके लिए छोटी है, और जिस पद पर जब भी उनको जो जिम्मेदारी मिली, बहुत ही साहसपूर्वक, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, और जो काम मिला उसे बखूबी करके दिखाया। और कई खतरनाक मिशन को भी जनरल वीके सिंह जी ने मंत्री पद पर रहते हुए भी अंजाम दिया है, जिसे देश ने देखा भी है। तो हस्तक्षेप के स्पेशल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाज़त। रात 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सहारा प्रणाम।